राजधानी लखनऊ में कई ऐसे बेस्ट इंस्टीट्यूट हैं जो कई तरह की परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं। उनमें से एक विद्या क्रिएटर्स है जो अपने आप में एक अलग पहचान रखता है। तो आज हम विद्या क्रिएटर्स में मौजूद हैं और यहाँ के जो टीचर्स हैं उनसे बात करेंगे कि स्टूडेंट्स को तैयारी करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से परीक्षाओं की तैयारियाँ कराई जाती हैं और साथ ही दिल्ली हादसे को भी लेकर बातचीत करेंगे। सर, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। हमारे साथ मिस्टर विनय सर हैं और पंकज सर हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पंकज सर से, जो बहुत अच्छी एजुकेशन देते हैं, एक अच्छा कंटेंट स्टूडेंट तक प्रोवाइड कराते हैं। सर, सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि आपके यहाँ कोचिंग में यानी कि विद्या क्रिएटर्स में किन किन परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है? सर, हमारा इंस्टीट्यूट मेनली यूपीएससी की तैयारी करवाता है, यूपी पीसीएस की तैयारी कराता है, स्टेट पीसीएस के जो एग्ज़ाम होते हैं उसकी तैयारी करता है। साथ ही साथ जो भी बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट में आते हैं उनको हम इनकरेज करते हैं कि वन डे एग्ज़ाम्स भी साथ साथ दें। उसके लिए जो समस्या होती है वो भी हम लोग साथ साथ दूर कराते हैं। हम लोग का लक्ष्य ये है कि जो बच्चा है उसका एक कैरियर बनना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक बच्चा जो है आईएएस ही बन जाएगा या पीसीएस ही बन जाएगा। जो जिस कैलिबर का है उसको उस तरह से मोटिवेट करने की कोशिश की जाती है ताकि अपने जीवन में वो सफलता प्राप्त कर सकें। सर, जब बच्चा 12th पास करता है उसके बाद कई सवाल उसके मन में आते हैं कि कोचिंग कहाँ पर करें, कौन सी कोचिंग बेस्ट होती है, ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें। तो आप सर क्या सजेस्ट करेंगे? अपनी सुविधा के हिसाब से, जैसे हमारा जो इंस्टीट्यूट है ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरह की जो है कोचिंग प्रोवाइड कराता है। ऐसा कोई अंतर नहीं है दोनों में। ऑफलाइन के अपने जो है अच्छाई है, बुराई है, और जो ऑनलाइन क्लासेज चलती हैं उसकी अपनी अच्छाई है। अपने समय के हिसाब से वो पढ़ सकते हैं और बाकी ऑनलाइन क्लासेज में भी टीचर अवेलेबल होते हैं जिनसे वो डिस्कशन कर सकते हैं। तो आज इतनी टेक्नोलॉजी अच्छी हो गई है कि बहुत बड़ा एक अंतर नहीं रह गया है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में बच्चे किसी भी तरह से पढ़ सकते हैं। हमारे स्टूडेंट जो ऑनलाइन भी हैं बहुत सारे, वो भी पढ़ते हैं, वो भी हमको जानते हैं, हमसे डायरेक्ट बातचीत भी करते हैं, उनको भी सारी सुविधाएं दी जाती हैं। जो बच्चे ऑफलाइन आते हैं उनके तो सामने हमारे टीचर या पूरी फैकल्टी रहती है, तो दोनों में कोई बहुत अंतर नहीं है। मेन चीज़ तो ये है कि बच्चा कितना पढ़ना चाहता है और एक्चुअल वो मेहनत कितनी कर पाता है, इससे डिसाइड होता है हर एक चीज़। सर, एक और सवाल है मेरे मन में आता है कि स्टूडेंट्स को खुद नहीं पता होता है कि उन्हें किस परीक्षा के लिए प्रिपेयर होना है। तो कैसे बच्चे को पता चले और कैसे टीचर्स को बताना चाहिए कि आप इस लेवल की तैयारी करें, क्योंकि खुद स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है? सर, जब टेस्ट देते हैं बच्चे पढ़ने के बाद तो हम लोग को दिमाग में क्राइटेरिया बन जाता है कि किस स्टूडेंट का क्या कैलिबर है, वो कितना मेहनत कर सकता है, किस एग्ज़ाम पे इसको फोकस करना चाहिए। तो वो हम लोग गाइड करते हैं कि आप जो है अभी इस समय यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के स्थान पर जो है आरओ की तैयारी करो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आरओ की तैयारी करने आते हैं लेकिन उनका कैलिबर देख के उनको गाइड किया जाता है कि आप इसकी जगह आप फोकस जो यूपीएससी पे करो। तो बच्चे के ऊपर है, वो पता चल जाता है। क्वेश्चन लिखेगा कि एमसीक्यू की सॉल्व करेगा तो उससे पता चल जाता है कि इसकी तैयारी किस तरह की है, कैसे स्तर है इसका। तो उससे हम लोग गाइड करते हैं बच्चों को। डे टू डे मॉनिटरिंग होती है हर बच्चे की। किसी में कोई गड़बड़ी आ रही है तो उसको दूर करने की कोशिश की जाती है। तो काम ठीक होता है। अपने हिसाब से गाइड किया जाता है बच्चों को कि कौन किस लायक है, किस पे अभी फोकस करना है, किस पे नेक्स्ट ईयर से प्रयास करने की कोशिश करनी है। तो अभी हमारे साथ पंकज सर भी हैं, सर से भी बात करते हैं। सर, विद्या क्रिएटर्स विशेषकर किन परीक्षाओं के लिए जाना जाता है और किस तरह की तैयारी कराता है? मैम, मेनली जो हमारा विद्या क्रिएटर संस्थान है इसमें चूँकि जो भी टीचर्स हैं सारे के सारे ही अपने फील्ड के महारथी हैं। तो मेनली हम जो डील करते हैं हम सिविल सर्विसेज में डील करते हैं। इसमें आप कह सकते हैं कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस के जो भी एग्जामिनेशन है, जो आपके हिंदी बेल्ट वाले हैं, जिसमें आपका हरियाणा पीसीएस हो जाएगा, बिहार पीसीएस हो जाएगा, आपका एमपी पीसीएस हो जाएगा, हम सारे के सारे स्टेट पीसीएस में। इसके साथ साथ जो इससे रिलेटेड और भी एग्ज़ाम्स हैं जो यूपी पीसीएस से आयोग कराता है, हम उसको भी डील करते हैं। जैसे भी हाल ही में सुना होगा आपने, कुल सचिव की वैकेंसी इसी मंथ में आने वाली है। उसमें भी हम मतलब जहाँ भी हमारी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जो हमारा कैलिबर है उसके बेसिस पे हम सारे एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं। अच्छा सर, जो नई वैकेंसीज आने वाली होती हैं तो आप भी वो इन्फॉर्मेशन चैनल पर प्रोवाइड करते हैं? सर जी, मैम, हमारे चैनल पे जो भी वैकेंसी आने वाली हैं, इवन कह सकते हैं कि अपकमिंग मंथ्स में जो आने वाली होती हैं, क्योंकि मैम सबके कुछ ना कुछ लिंक्स होते हैं, कुछ ना कुछ आधार होते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग बता देते हैं कि हाँ वैकेंसी आने वाली है। और कुछ न्यूज़पेपर्स हैं, अलग अलग मीडियाज़ हैं, उनके थ्रू ही पता लगता रहता है। मैम, सर, दोनों मीडियम में पढ़ाई होती है, इंग्लिश हिंदी, क्योंकि जो स्टूडेंट्स होते हैं हिंदी भी होते हैं, इंग्लिश मीडियम से भी आते हैं, तो दोनों तरह की? मैम, हमारे इंस्टीट्यूट में इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल है।
आप दोनों सब्जेक्ट्स में भी आपको अलग अलग टीचर्स मिल जाएंगे, अलग अलग मेंटर्स मिल जाएंगे। जो स्टडी मटेरियल की बात करते हैं तो भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही अलग अलग मिलता है। मीन्स आप अगर रूरल बैकग्राउंड से हैं तो भी आप हमारे यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, और अगर आप अर्बन से हैं दैन इट्स विल बी टू गुड। मीन्स हम दोनों में डील करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी बच्चा हमारे यहाँ है, जो विद्यार्थी हमारे यहाँ है, वो यहाँ से हंसता मुस्कुराता जाए। जी बिल्कुल सर। सर आप लोगों को भी पता होगा दिल्ली में जो राजेंद्र नगर में एक हादसा हुआ जिसमें 3 बच्चों की जाने गई, बहुत ही दुखद घटना है। इस वक्त सबसे ज़्यादा तूल भी पकड़ रहा है, सड़क से लेकर संसद तक ये मामला गया है। इस बारे में सर विनय सर आपसे जानना चाहेंगे सर, क्या कहना चाहेंगे? अब इसमें क्या कहा जाए, बहुत दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पहली चीज़ तो यही कही जाएगी, बच्चे इतनी दूर से आते हैं घर छोड़ के, अपना इतनी कठिन परिस्थिति में रहते हैं और उनके साथ इस तरह की घटना हो जाए। जो बच्चे आईएएस बनने का सपना लेके गए हैं वो नाली के पानी में डूब के मर जाएं, इससे बुरी बात क्या हो सकती है। हम लोगों को खुद ही डूब मरना चाहिए अगर ऐसी सिचुएशन है तो। लेकिन अब दूसरा पक्ष इसका है कि केवल एक व्यक्ति को तो इसका जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। अगर सालों से जो है बेसमेंट में वो लाइब्रेरी चल रही है तो अथॉरिटी वहाँ पे क्या कर रही थी? क्या अथॉरिटी केवल इसके लिए होती है कि हम लाइसेंस दे देंगे, फायर का चेकिंग हो जाएगी? सारे के सारे हो चुके हैं। और इसमें ये भी पता चल रहा है कि अभी कुछ दिन पहले ही उस इंस्टीट्यूट को जो है पे आपत्ति दर्ज की गई थी, उस आपत्ति का निस्तारण किस ऑफिसर ने कर दिया था कि वो अभी भी चल रहा था। और मामले को अलग अलग मोड़ इसमें दिया जाता है। जो गाड़ी वाला था वो सड़क पे चल रहा है, वो खुद ही पानी से डूबी हुई सड़क है, आधी उसकी गाड़ी डूबी हुई है, उसमें वो गाड़ी चला रहा है, उसके ऊपर भी केस दर्ज हुआ है। लेकिन एमसीडी के किसी अधिकारी पे कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। हाई कोर्ट ने भी ये बहुत सख्त रुख अपनाया है कि अभी तक एमसीडी के जो अधिकारी हैं अभी वो बैठे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि सर वहाँ पर एलडीए भी, एमसीडी भी है और जल बोर्ड भी, इसके बावजूद भी इतना बड़ा हादसा हुआ है, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई बड़े लेवल पर। किस रूप में सर देखते हैं और क्यों नहीं हुई, क्या कहना है सर? मैम जैसा आपने सुना भी होगा, अभी इसके एक प्रॉपर पे न्यायिक जाँच होनी चाहिए। क्योंकि आप मीडिया चैनल पे चाहे कहीं पे भी जैसे हमें अलग अलग न्यूज़ मिलती है, उसके बेसिस पे मैम हमारे यहाँ एक संवैधानिक ढांचा है कि कोई भी अगर कोई घटना हो जाती है तो उसकी कैसे जांच होगी। क्योंकि मैम पब्लिक है, पब्लिक कोई जज नहीं होती है। एक प्रॉपर पहले एक चैनल के थ्रू हर एक चीज़ का एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू जांच। हाँ, ये होना चाहिए जो 1 मंथ का समय लिया गया है, इसको होना चाहिए कि 5 या 6 दिन में, 3 दिन में इसकी त्वरित फास्ट ट्रैक बना के इसका त्वरित एक जाँच होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या हो सकते हैं, इसके क्या क्या मतलब कारण हो सकते हैं। और भविष्य में एक और ऐसी कमेटी बननी चाहिए जिससे ये समझा जाए कि ऐसी और दुखद घटनाएं भविष्य में ना हो। क्योंकि मैम देखिए होता ही है कि इतिहास से आप बहुत कुछ सीखते हैं। इतिहास जो है आपको हमेशा सिखाता है कि अपनी गलतियों से कैसे आप सुधारें। जैसे कुछ दिनों पहले, इससे पहले भी शायद कोई घटना हुई थी, आई एम नॉट फुली कन्फर्म। उस घटना में हुआ ये था कि कोई बच्चा सर इलेक्ट्रिक शॉक लगने से उसकी मौत हुई थी। दिल्ली मुखर्जी नगर के आसपास की घटना है। तो अगर उस समय भी इस ध्यान दिया गया होता तो मुझे लगता है दुखद घटना ना होती। और हाँ, इसको मुझे लगता है जो राजनीतिक रंग दिया जा रहा है वो ना दिया जाए। और सबसे अच्छा ये रहेगा कि सभी लोग आपस में कमिटीज़ बैठें, जो आपके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से बैठे वो, और फिर एक अलग तरीके से सोचें कि कैसे हम ऐसी समस्याओं को हम निजात कर लेंगे। क्योंकि मैम दिल्ली कोई नया शहर नहीं है कि जिसको फिर से आप तोड़ फोड़ के बसा सकें। तो मैम उसमें से बीच का रास्ता क्या निकलना चाहिए ताकि ना तो विद्यार्थी, क्योंकि मैम जो विद्यार्थी वहाँ पहुँचते हैं दिल्ली में, चाहे इवन किसी भी शहर में ले लीजिए मैम, वो छोटे छोटे कदमों से बड़े बड़े सपने देखते हैं। और जब किसी का सपना टूटता है तो मैम वो सपने जो लाखों पैसे के लिए पहुंच रहे हैं, अच्छा खासा खर्च कर रहे हैं, मैम उनके सपने नहीं, वो उनके पूरे परिवार के, पूरे गांव के सपने होते हैं। और मैम मुझे लगता है कि दिल्ली गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ अच्छा कंपनसेशन देना चाहिए उनके परिवार वालों को। मुझे पता है कंपनसेशन कोई भी हो वो उस क्षतिपूर्ति को पूरा नहीं कर सकता है, बट कुछ ना कुछ तो एक सहारा देने के लिए इसके साथ साथ एक ऐसी कमेटी बननी चाहिए जो ये बताए कि ऐसी घटनाएं फिर से ना हो। एक ऐसी फुल प्रूफ बनना चाहिए जो कि पूरे भारत में लागू हो। सारे कोचिंग संस्थान, जैसे हमारा भी है, सारे कोचिंग संस्थान, मैं अपने कोचिंग संस्थान को भी ले लूँगा। आप कह सकते हैं कि सर आप तो ऐसा नहीं करें इसलिए आप बोल रहे, नहीं मैम, अगर हम भी उस दायरे में आते हैं आप हमारे ऊपर भी कार्रवाई करिए, बट उससे पहले आप एक फुल प्रूफ रूल बनाइए कि जो कोचिंग संस्थान चलेगा उसका ये क्राइटेरिया होना चाहिए, उसमें इतने एग्जिट गेट्स होने चाहिए, ठीक है, उसमें पूरा फायर सेफ्टी ऑफिस जो भी है आप पूरे नॉर्म्स बनाइए। इसके साथ साथ एक अलग, अगर पॉसिबल हो सके तो ऐसे इलाकों में इस क्षेत्र को बसाया जाए जिस कोचिंग इंडस्ट्री बहुत ही इमर्जिंग इंडस्ट्री पता ही है आपको, ताकि किसी को भी इसमें कोई आपत्ति ना हो। तो आई थिंक मैम अगर ये सब किया जा रहा है तो मेरे ख्याल से बेनिफिशियल होगा ये।
एक आखिरी सवाल विनय सर आपसे है कि जो पीड़ित परिवार हैं, जिन बच्चों की जान गई है, पीड़ित परिवार के लिए सरकार को क्या करना चाहिए और जिस इंस्टीट्यूट में ये हादसा हुआ है उस इंस्टीट्यूट की तरफ से क्या करना चाहिए सर पीड़ित परिवार के लिए? पीड़ित परिवार को कम से कम 1 करोड़ मुआवजा देना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो आगे फ्यूचर के लिए हमको गौर करने की ज़रूरत है कि बेसमेंट में तो इस तरह की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि अगर बेसमेंट में ये पारित किया जा रहा है कि पार्किंग होगी, पार्किंग आप बेसमेंट बना के कर सकते हैं, तो ड्रेनेज सिस्टम को एक पर ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? बेसमेंट में जैसे 3 बच्चों की डेथ हो गई लाइब्रेरी में, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि बेसमेंट में किसी की गाड़ी पार्क हो, वो डूब जाए। तो दोनों चीज़ों को तो ध्यान देना पड़ेगा कि अगर बेसमेंट बन रहा है तो उसकी सेफ्टी नॉर्म्स क्या होंगे। आप बेसमेंट बना रहे हैं पार्किंग के लिए और बेसमेंट से पानी निकालने की आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, तो इस तरह का तो बेसमेंट बनना भी नहीं चाहिए। इन सब पे भी काम होना चाहिए। और अथॉरिटीज़ अगर किसी चीज़ को पास कर रही हैं, वो इंस्टीट्यूट 10 साल से चल रहा है, तो कौन उसकी जाँच करने के लिए गया था और कैसे उसको ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल गया, इसकी जाँच होनी चाहिए। और इंस्टीट्यूट की ये जिम्मेदारी है, जैसे हम ही लोग हैं, हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं एथिक्स के बारे में, नैतिकता के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कानून के बारे में, और अगर एज ए टीचर, एज ए इंस्टीट्यूट हम उसका पालन खुद ही नहीं कर रहे हैं, तो इससे दुखद क्या हो सकता है इस देश के लिए। और कैसे बच्चे जो है विश्वास करके हमारे इंस्टीट्यूट में आएंगे। हम उनको बताएंगे कि हमेशा आप सही काम करना चाहिए और खुद हम गलत काम कर रहे हैं, वो बच्चे देख भी रहे हैं कि बेसमेंट में नहीं चलना चाहिए, कोई लाइब्रेरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी लाइब्रेरी बनी हुई है और बच्चों को वहाँ एडमिशन दिया जा रहा है। मेरे मन में एक सवाल आया, एथिक्स की बात कर रहे हैं तो अभी आप देख रहे होंगे जो विकास दिव्य कीर्ति सर हैं, जाने माने टीचर हैं, खान सर हैं जो पूरे देश भर में मशहूर हैं, उनके यहाँ भी ताला लग गया है। तो इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं शर्मनाक है कि अगर जो कानून पढ़ाते हैं, जो नियमों को बताते हैं, आज उन्हीं के यहाँ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। यही प्रश्न चिन्ह हमारी पूरी कम्युनिटी पे लग रहा है ना। मैं किसी एक आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आप को भी खुद में शामिल कर रहा हूँ कि अगर हम एथिक्स पढ़ा रहे हैं और हम ही एथिक्स का पालन नहीं कर रहे हैं, तो आगे जाने वाले बच्चे जो हमारे यहाँ से पढ़ के जाएंगे वो क्या करेंगे आगे जाके। यही तो समस्या का कारण है। तो हमको अपने अंदर ही बहुत सारे सुधार करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद विनय सर और पंकज सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी और दिल्ली हादसे पर भी इतनी जानकारी दी और क्या क्या होना चाहिए और जांच का भी विषय है। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं मधुमिता, पाठशाला टाइम्स, लखनऊ।